प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से हैं। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की भयानक मंशा एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। यहाँ सूबे की राजधानी ईटानगर में रविवार को हुई G20 की बैठक से चीन ने खुद को अलग कर लिया। बताया जाता है कि चीन ने सांकेतिक तौर पर विरोध दर्ज कराने के लिए ऐसा किया है। हालांकि अभी चीन का आधिकारिक बयान इस मसले पर नहीं आया है। वहीं आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बैठक में अन्य देशों की अच्छी उपस्थिति दिखी। अमेरिका सहित 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने G20 रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग में भाग लिया। बता दें कि चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत बताता है। यही कारण है कि इसे भारतीय राज्य के रूप में नहीं मानता है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया कि चीन ने आधिकारिक तौर पर इसको लेकर बयान दर्ज कराया है या नहीं, क्योंकि अब तक चीन भारत के G20 अध्यक्षता को समर्थन देते आया है। इस कड़ी में चीनी विदेश मंत्री किन गैंग ने इस महीने की शुरुआत में विदेश मंत्रियों की बैठक में शिरकत भी की थी। पिछले साल G20 की अध्यक्षता मिलने से पहले से ही भारत ने कहा था कि वह G20 को देश के सभी कोनों में ले जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत रुचिरा काम्बोज ने भी हाल ही में कहा था कि सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में G20 से जुड़ी अलग अलग बैठकें होंगी। आधिकारिक सूत्रों ने यह भी पुष्टि की है कि भारत मई में जम्मू और कश्मीर में G20 बैठक की मेजबानी करेगा। यह बैठक संस्कृति और उसके आदान प्रदान पर होगी। हालांकि अब इस बैठक को लेकर भी पाकिस्तान और चीन ने गुटबाजी शुरू कर दी है। श्रीनगर में प्रस्तावित बैठक की मेजबानी करने से रोकने के लिए पाकिस्तान, चीन, तुर्की और सऊदी अरब पैरवी कर रहे हैं। श्रीनगर में प्रस्तावित बैठक का विरोध करने वाले ये सभी देश G20 के सदस्य हैं। पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में G20 बैठक के किसी भी प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय वैधता हासिल करने के लिए भारतीय प्रयास के रूप में देखता है। उसने पिछले साल कहा था कि G20 के सदस्य देशों को विवादित हिस्सों में कानून और न्याय की अनिवार्यताओं के बारे में पूरी तरह से अवगत होना चाहिए। इस कड़ी में उन्हें श्रीनगर में प्रस्तावित G20 की बैठक को सिरे से खारिज कर देना चाहिए। इस पर चीन ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए G20 के सदस्य देशों से जम्मू और कश्मीर में ऐसे किसी भी एक तरफा कदम से स्थिति को जटिल बनाने से बचने के लिए कहा। इसके साथ ही चीन ने तर्क दिया था कि G20 वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच रहा है। अगली खबर जो है रिजर्व बैंक की तरफ से है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व समेत कई केंद्रीय बैंकों के सख्त रुख अपनाने के बीच RBI भी अगले महीने होने वाली मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक में रेपो दर में फिर 0.25% की वृद्धि कर सकता है। MPC की 3 दिवसीय बैठक 3 अप्रैल 2023 से शुरू होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि पिछले 2 महीनों से खुदरा महंगाई के 6% से ऊपर बने रहने और तरलता के भी तटस्थ हो जाने के बाद अनुमान है कि RBI रेपो दर में 0.25% की वृद्धि कर सकता है। साथ ही वह संकेत दे सकता है कि दरों में बढ़ोतरी का दौर खत्म हो चुका है। मई 2022 से अब तक रेपो दर 2.50% बढ़ चुकी है। इंडिया रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री DK पंत ने कहा कि रेपो दर में होने वाली यह इस साल की अंतिम वृद्धि हो सकती है। PwC इंडिया के रानन बनर्जी ने कहा कि महंगाई के पीछे आपूर्ति कारकों के बड़े वजह होने से MPC इस बार दरों में वृद्धि का सिलसिला रोक सकती है। अमेरिका के वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में खालिस्तानी हमले की बड़ी साजिश विफल हो गई है। बता दें कि खालिस्तानी समर्थकों के एक समूह ने भारतीय दूतावास में हिंसा भड़काने की कोशिश की और अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू को अपशब्द भी कहे। हालांकि अमेरिकी पुलिस और खुफिया विभाग की तत्परता से बड़ी घटना होने से टल गई। अलगाववादी सिखों का एक समूह शनिवार को वाशिंगटन DC स्थित भारतीय दूतावास के बाहर इकट्ठा हुआ। इस दौरान कई अलगाववादी नेताओं ने समूह को संबोधित किया और भारत के खिलाफ आग उगली। इस दौरान भारतीय राजदूत रणजीत सिंह संधू को अपशब्द कहे गए। हालांकि घटना के वक्त भारतीय राजदूत दूतावास में मौजूद नहीं थे। इस दौरान कट्टरपंथी लोग भीड़ को दूतावास पर हमले के लिए उकसाते दिखे। लाठी डंडों से लैस होकर आए थे कट्टरपंथी। घटना को कवर कर रहे पत्रकारों का कहना है कि खालिस्तानी प्रदर्शनकारी अपने साथ लाठी डंडे भी लाए थे और उन्हें प्रदर्शनकारियों ने नज़दीक के एक पार्क में रखा हुआ था। इससे साफ है कि प्रदर्शनकारी भारतीय दूतावास पर हमले और तोड़फोड़ की तैयारी से वहां पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों की कोशिश थी कि सैन फ्रांसिस्को और लंदन की तरह भारतीय दूतावास पर हमला किया जाए और तिरंगे का अपमान किया जाए। हालांकि पुलिस की तत्परता से खालिस्तानी अपने मंसूबे में सफल नहीं हुए। खालिस्तानियों के मंसूबे की भनक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को लग गई, जिसके तुरंत बाद खुफिया विभाग के अधिकारी, भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान भारतीय दूतावास पहुंच गए और दूतावास को सुरक्षा घेरे में ले लिया। इस दौरान कुछ कट्टरपंथियों ने दूतावास के अंदर
दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें चेतावनी देकर वहां से जाने को कह दिया। जिस तरह से खालिस्तानी भीड़ को उकसा रहे थे, उससे हालत नियंत्रण से बाहर हो सकते थे, लेकिन पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। आइए अब हम जो है कोरोना के बारे में बात कर ले। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के 1805 नए मामले मिले हैं, जिसके बाद देश में 134 दिन के बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दैनिक संक्रमण दर 3.19% है, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 1.39% है। मंत्रालय के मुताबिक देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 10,300 हो गई है। बीते 24 घंटे में संक्रमण से 6 लोगों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 5,30,837 हो गई है। चंडीगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक एक संक्रमित की मौत हुई है, जबकि केरल में संक्रमण से 2 लोगों की मौत की सूचना है। आंकड़ों के मुताबिक संक्रमितों की संख्या 4.47 करोड़ हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल मामलों का 0.02% है, जबकि संक्रमण से उभरने की राष्ट्रीय दर 98.79% है। अब तक 4,41,64,815 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, जबकि मृत्यु दर 1.19% है। मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड-19 रोधी टीके को 220.65 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। आइए हम जो है इजराइल के बारे में बात करें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यायपालिका में आमूल-चूल बदलाव की उनकी योजना को चुनौती देने वाले रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया है, जिसके विरोध में हजारों प्रदर्शनकारी रविवार रात को सड़कों पर उतर आए। तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों ने एक मुख्य राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया और बड़े अलाव जलाए, जबकि यरूशलेम में नेतन्याहू के निजी आवास के बाहर एकत्रित हुए प्रदर्शनकारियों से पुलिस की झड़प हुई। इस प्रदर्शन ने न्यायपालिका में बदलाव करने की नेतन्याहू की योजना को लेकर 1 महीने से जारी संकट को और गहरा कर दिया है। गैलेंट को बर्खास्त करने से संकेत मिलता है कि प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी इस सप्ताह अपनी योजना पर आगे बढ़ेंगे। गैलेंट सत्तारूढ़ लिक्विड पार्टी के पहले वरिष्ठ सदस्य हैं, जिन्होंने इस योजना की खुलकर मुखालफत की है। नेतन्याहू की सरकार इस सप्ताह ऐसे विधेयक पर संसद में मतदान कराने की योजना बना रही है, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन को न्यायिक नियुक्तियों पर अंतिम मोहर लगाने की शक्ति मिल जाएगी। इसमें ऐसे कानून पारित करने का भी प्रावधान है जिससे संसद को आम बहुमत के साथ उच्चतम न्यायालय के फैसलों को पलटने तथा कानूनों की न्यायिक समीक्षा सीमित करने का अधिकार मिल जाएगा। नेतन्याहू तथा उनके सहयोगियों का तर्क है कि इस योजना से न्यायिक तथा कार्यकारी शाखाओं के बीच संतुलन बहाल होगा, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये कानून इजराइल की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संतुलन बिगाड़ देगा और सत्तारूढ़ गठबंधन के हाथ में शक्तियां सौंप देगा। उनका यह भी कहना है कि ये कानून भ्रष्टाचार के मुकदमे का सामना कर रहे नेतन्याहू के लिए हितों का टकराव भी है। इस योजना के खिलाफ पिछले 3 महीने से हजारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो देश के 75 साल के इतिहास में सबसे बड़ा प्रदर्शन है। नेतन्याहू के कार्यालय ने एक संक्षिप्त बयान में रविवार देर रात कहा कि प्रधानमंत्री ने गैलेंट को बर्खास्त कर दिया है। बाद में नेतन्याहू ने ट्वीट किया कि हम सभी को विरोध के खिलाफ एकजुट होना होगा। बर्खास्त किए जाने की घोषणा के तुरंत बाद गैलेंट ने ट्वीट कर कहा, इजराइल की सुरक्षा हमेशा मेरी जिंदगी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और हमेशा रहेगी। चीन में रमज़ान के पवित्र महीने में मुसलमानों को रोज़ा प्रतिबंध और निगरानी का सामना करना पड़ रहा है। आरएफए रिपोर्ट के अनुसार विश्व उइगर कांग्रेस के प्रवक्ता दिलशाद रिशित ने कहा है कि रमज़ान के दौरान अधिकारियों ने शिनजियांग के 1811 गाँवों में 24 घंटे निगरानी प्रणाली लागू की है, जिससे उइगर परिवारों के घर का निरीक्षण भी शामिल है। यहाँ पर मुसलमानों की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं तेजी से हमले का शिकार हो रही हैं। आरएफए रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय अधिकारियों और अधिकार समूह ने कहा कि शिनजियांग के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उइगुरों को आदेश दिया जा रहा है कि वे अपने बच्चों को उपवास रोज़ा न करने दें। बाद में अधिकारियों की ओर से पूछताछ की गई कि क्या उनके माता पिता रोज़ा रख रहे हैं। अधिकार समूह ने एक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि चीन के 1.14 करोड़ हुई मुस्लिम जातीय चीनी समुदाय के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सदियों से अपने मुस्लिम विश्वास को बनाए रखा है। उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के कठोर धार्मिक नियमों के तहत पूरी तरह से मिटा दिए जाने का खतरा है। आरएफए रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजिंग की ओर से उन्हें जबरन आत्मसात करने के माध्यम से हल किए जाने वाले खतरे के रूप में पहचाना गया है। आरएफए रिपोर्ट के अनुसार यह राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से धार्मिक पूजा पर नए सिरे से हमले शुरू करने से पहले मिली सापेक्ष स्वतंत्रता के बिल्कुल विपरीत है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अपने जातीय एकता अभियान के साथ मुस्लिम समुदायों को भी निशाना बनाया है, जिसके तहत
अधिकारी जातीय अल्पसंख्यक उइगर परिवारों के सदस्यों को शराब पीने और सुअर का मांस खाने सहित गैर मुस्लिम परंपराओं का पालन करने का दबाव डालते हैं। आरएफए रिपोर्ट के अनुसार सिंजियांग में कम से कम 18 लाख उइगरों और अन्य जातीय अल्पसंख्यक मुसलमानों को पुनः शिक्षा शिविरों में बड़े पैमाने पर कैद किए जाने और जबरन श्रम में उनकी भागीदारी के साथ शिविरों में बलात्कार, यौन शोषण और उइगर महिलाओं की जबरन नसबंदी के बीच एकता नीतियां लागू की गई हैं। आइए अब हम ताइवान के बारे में बात करें। साई इंग वेन के मई 2016 में राष्ट्रपति बनने के बाद से ताइपे में अपना 9वां राजनयिक सहयोगी गंवाया है। चीन के सरकारी मीडिया सीसीटीवी ने होंडुरस के साथ संबंधों को लेकर घोषणा की है। इससे पहले होंडुरस और ताइवान सरकारों ने अलग अलग घोषणा की कि वे संबंधों को समाप्त कर रहे हैं। होंडुरस के विदेश मंत्रालय ने ट्विटर पर जारी एक बयान में कहा, होंडुरस गणराज्य की सरकार दुनिया में केवल एक चीन के अस्तित्व को मान्यता देती है और चीन सरकार एकमात्र वह सरकार है जो पूरे चीन का प्रतिनिधित्व करती है। होंडुरस ने कहा कि ताइवान चीनी क्षेत्र का एक अविभाज्य हिस्सा है और होंडुरस सरकार ने राजनयिक संबंधों को समाप्त करने के बारे में ताइवान को सूचित किया है। उसने ताइवान के साथ कोई आधिकारिक संबंध या संपर्क स्थापित नहीं करने का संकल्प लिया। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वुन ने रविवार को बताया कि ताइवान ने अपनी संप्रभुता एवं गरिमा की रक्षा के लिए होंडुरस के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर लिया है। दोनों पक्षों के बीच संबंध 80 वर्ष से अधिक समय तक रहे हैं। आइए हम फिर से पाकिस्तान की तरफ चलें। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने मुल्क के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्तारूढ़ पीएमएलएन का दुश्मन करार दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान मुल्क की सियासत को उस बिंदु पर ले गए हैं जहां या तो उनकी इमरान की हत्या हो जाएगी या हमारी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के बेहद करीबी माने जाने वाले पीएमएलएन के वरिष्ठ नेता राणा सनाउल्लाह के इस बयान में सियासी हलकों खासकर इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आक्रोश पैदा कर दिया है। गौरतलब है कि इमरान ने पिछले साल नवंबर में पंजाब के वजीराबाद में एक रैली के दौरान बंदूक के हमले में बाल बाल बचने के बाद अपनी हत्या के प्रयास के पीछे राणा सनाउल्लाह का नाम लिया था। 70 साल के इमरान ने हत्या की साजिश में भूमिका के लिए एफआईआर के लिए एक आवेदन में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और एक वरिष्ठ आईएसआई अधिकारी के नाम का भी जिक्र किया था। रविवार को कुछ निजी टीवी चैनलों को दिए एक इंटरव्यू में सनाउल्लाह ने कहा, या तो इमरान खान या हम मारे जाएंगे। वो अब देश की राजनीति को उस बिंदु पर ले गए हैं जहाँ दोनों में से केवल एक ही रह सकता है। या पूछे जाने पर क्या इस तरह की टिप्पणी से पाकिस्तान में अराजकता फैल सकती है, तो मंत्री नेकानाह ने कहा, पाकिस्तान में पहले से ही अराजकता कायम है। राणा सनाउल्लाह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पीटीआई नेता और पूर्व केंद्रीय सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा, इस पीएमएलएन गठबंधन सरकार से इमरान खान के लिए सीधा जान का खतरा है। उन्होंने कहा, सनाउल्लाह गिरोह चला रहा है या सरकार। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से भी इस संज्ञान लेने का आग्रह किया है क्योंकि यह इमरान खान की जान को सीधा खतरा है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी नई खबरों के साथ कल दोबारा से आपसे मुखातिब होते हैं। धन्यवाद।